हे माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कक्षा 10वीं के विज्ञान एनसीईआरटी पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को सीखे थे, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, संतुलित असंतुलित वियोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। इन सब को हमने पार्ट 1 में सीखा था। सो आज की क्लास में दोस्तों पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, इनको सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है। ऊष्माक्षेपी, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग सीखेंगे कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में सीखेंगे श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए एक समीकरण दीजिए। ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी समझेंगे। तो ये सारा कुछ दोस्तों पार्ट 2 में यानी आज के क्लास में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और समझते हैं कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा कि मैग्नीशियम धातु की मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा होता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। ताकि आसानी
आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, ऑक्सीजन से संयोग कर सके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा होता है, इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। अब देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो समझिए कि मैग्नीशियम धातु जो है सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यदि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक धातु है, एलिमेंट है, ठीक है। उनको यदि हम ऑक्सीजन में रख दें, वायु की उपस्थिति में रख दें, तो मैग्नीशियम क्या करता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम के ऊपर एक परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की, ठीक है, जिसके कारण मैग्नीशियम अच्छे से जल नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले क्या रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके और जल सके, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि हम लोग रेगमाल से रगड़ देंगे तो क्या होगा, ऑक्साइड की जो परत होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसमें मैग्नीशियम में आग लगाने से आसानी से वो जल जाता है, ऑक्सीजन से संयोग कर सकता है, जिसके कारण वो आसानी से जल जाता है। इसीलिए मैग्नीशियम धातु को जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ़ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। तो इसका आंसर ये होगा। यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, तो आप बोलिएगा आंसर में कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा होता है, इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ़ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसका आंसर होगा, आंसर बताने से पहले दोस्तों ये मैग्नीशियम में यहाँ म लगता है, थोड़ा हम भूल गए थे, माफ़ कीजिएगा, और यहाँ ड कर दीजिएगा, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर होगा लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है और विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, और आयरन सल्फेट बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का रंग
का रंग मलिन हो जाता है, मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में परिवर्तन हो जाता है, और हल्के हरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हुआ कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक समीकरण के द्वारा। जैसे एक है लोहे की कील है यानी जिंक है, Zn है। ठीक है, इसका संकेत होता है लोहे का जिंक यानी Zn। ठीक है, Zn और क्या है कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर का क्या होता है Cu और सल्फेट का SO4 होता है। तो जब जिंक और कॉपर सल्फेट मिलता है, अभिक्रिया करता है एक साथ, तो क्या बनाता है Zn अभिक्रिया कर लेगा, संयुक्त हो जाएगा SO4 के साथ, तो ZnSO4 बना लेगा और Cu को विस्थापित कर देगा। ठीक है, Cu को अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा। देखिए यही वाला बात यहाँ पर बोला गया है कि लोहे की कील जो है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से, ये क्या है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर रहा है विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है विस्थापित। देखिए कॉपर को यहाँ से अलग कर दिया, दोनों ZnSO4 संयुक्त हो गया, मिल गया, और Cu को क्या किया विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया गया। ठीक है, विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। देखिए ZnSO4 आयरन सल्फेट बना लिया, दोनों अभिक्रिया करके। ठीक है, बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का रंग, ये जो कॉपर सल्फेट है इसका रंग क्या होता है मलिन हो जाता है। ठीक है, और हल्के हरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप दे दीजिएगा कि Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, यानी ZnSO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा और Cu को विस्थापित कर देगा। ठीक है, यही वाला बात समीकरण के द्वारा मैं आपको समझाया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में यदि आ जाएगा आपका क्वेश्चन कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो आप आंसर में लिखिएगा कि लोहे की कील जो है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट की, लोहे की जो कील है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है विस्थापित करता है और आयरन सल्फेट बनाता है और ZnSO4 बनाता है, यानी आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का रंग हल्का मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हम लोगों ने पहला पार्ट में सीखा था कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, सीखे थे। तो किसे कहते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो, क्या हो समान हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, सीखा था। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, अब देखिए पहले समझ लेते कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है,
द्रव्यमान जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले उतना ही रहता है जितना रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद रहती है। यानी जितना अभिक्रिया होने से पहले होती है द्रव्यमान, उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया संपन्न होने के बाद भी द्रव्यमान उतना ही रहती है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है ठेठ भाषा में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी कि द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों भी हम समझा दिए थे पार्ट 1 में। ठीक है, तो अभिकारकों एवं उत्पाद के द्रव्यमान समान होते हैं, इसीलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसीलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, ये आप आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। मैंने आपको ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी पहले ही बता चुका हूँ। यदि आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले जाइए पार्ट 1 को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है। तो पहले ऊष्माक्षेपी का देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी का। पहले देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या है कि ऊष्माक्षेपी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के बाद ऊष्मा का उत्पन्न करती है, ठीक है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ वो ऊष्मा का भी उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं ऊष्माशोषी क्या है। ठीक है, अब ऊष्माशोषी क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि अब्जॉर्ब होता है, ऊष्मा का अब्जॉर्ब होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। श्वसन यानी सांस लेना। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि जब हम कोई भोजन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो टूटकर ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज क्या करता है कि ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं और फिर सांस को दोबारा छोड़ते हैं अपने वायुमंडल में, तो हमें हमारे नाक से क्या निकलती है, ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। ठीक है, इसीलिए श्वसन अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, इसका देख लेते हैं। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देती है, अर्थात श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। ठीक है, इसीलिए श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम में यदि आ गया कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है, तो आप बोलिएगा कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बन जाता है,
ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देती है, अर्थात श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। इसीलिए श्वसन अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती है तो दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और साथ ही साथ ऊष्मा को उत्पन्न करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ठीक है, और इन अभिक्रियाओं के लिए एक समीकरण दीजिए। दोनों का एक एक समीकरण हमसे पूछा गया है, तो समझ लेते हैं वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया को पहले समझ लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, संयोग अभिक्रिया में। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है, वही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं उत्तर क्या होगा इसका। उत्तर को देख लेते हैं। संयोग अभिक्रिया में क्या करते हैं कि संयोग अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगी, H2O बनाएगी, यानी जल बनाएगी। ठीक है, यानी दो पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, यानी दोनों मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया, जल, जिसको रासायनिक सूत्र में H2O बोला जाता है। ठीक है, अब वियोजन क्या है उसको भी देख लेते हैं। जबकि वियोजन अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से क्या होता है कि दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगी तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। यानी किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है वियोजन अभिक्रिया। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, और दोनों का समीकरण भी दे दिए। संयोजन अभिक्रिया का समीकरण ये हुआ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल H2O। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया का भी दे दिए, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगी तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है संयोजन में कि दो तत्व मिलकर किसी एक तत्व का निर्माण करता है, और वियोजन में क्या होता है किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है, नए पदार्थ का निर्माण करती है, उसे वियोजन कहते हैं। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यदि आपके एग्ज़ाम में आ गया कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, तो आप लिख दीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ यौगिक संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उदाहरण दे दीजिएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया, जबकि वियोजन अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, एक एक समीकरण लिखने बोला है, ऊष्मा का, प्रकाश का, विद्युत का, वियोजन अभिक्रिया में। ठीक है,
तो पहला नंबर देखते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा पहला नंबर लिखते हैं ऊष्मा का। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में प्रयोग या उपयोग लिखते हैं, ठीक है। ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में, पहला ऊष्मा बोला है, फिर प्रकाश बोला है, फिर विद्युत बोला है। तो ऊष्मा का पहले लिखते हैं कि ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उपयोग। ठीक है, तो देखिए इसका लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगी, जब इस पे हम लोग ऊर्जा देंगे, ऊष्मा देंगे, ठीक है, तब क्या होगा, ये टूट जाएगा। ये जो यौगिक है ये टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करेगी और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्मा का। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर पर हम लोग देखते हैं ऊर्जा का प्रकाश के रूप में। प्रकाश है, अब प्रकाश के रूप में उपयोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए AgCl, Ag को बोला जाता है चांदी, इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटिनम। ठीक है, इसको Ag से डिनोट किया जाता है, सांकेतिक है चांदी का Ag। ठीक है, जब AgCl यानी Ag क्लोरीन जब टूटेगा, इसमें यदि हम लोग देंगे प्रकाश, जब इसमें प्रकाश डालेंगे AgCl में, तो ये टूट कर Ag प्लस Cl का निर्माण करेगी। ठीक है, AgCl और Cl में हमेशा यहाँ 2 होगा, 2AgCl। तो Ag में भी 2 है और Cl में भी 2 है। ठीक है, तो इसमें भी 2 लगेगा आगे में और Cl के नीचे में भी 2 लगेगा। क्यों 2 लगेगा, क्योंकि ये परमाणु संख्या है। ये जो 2 है वो मेरा परमाणु संख्या है, जो Ag में भी 2 है और Cl में भी 2 है परमाणु संख्या, इसीलिए Ag में भी 2 लगाएं। ठीक है, ये आगे में लगता है और क्लोरीन का पीछे में लगता है। ठीक है, तो ये प्रकाश का हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं विद्युत का। ऊर्जा का विद्युत के रूप में उपयोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको यदि तोड़ेंगे, जल को H2O, जल का सांकेतिक क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O। जब इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, H2 प्लस O2 बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में, एक हो गया मेरा ऊर्जा का प्रकाश के रूप में समीकरण हो गया, और एक हो गया मेरा विद्युत, ऊर्जा का विद्युत के रूप में। इसमें विद्युत होगा, विद्युत। ठीक है, जब जल में विद्युत दिया जाएगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मुक्त हो जाएगा। ठीक है, बनेगा। तो ये मेरा हो गया विद्युत का। तो ऊष्मा का पूछा था, प्रकाश का पूछा था और विद्युत का पूछा था, एक एक समीकरण जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, तो पहले समझ लेते विस्थापन क्या है। मैंने पहले भी ये विस्थापन और द्विविस्थापन समझा चुका हूँ पार्ट 1 में। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए विस्थापन क्या है उनको समझ लेते हैं। देखिए विस्थापन क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि तत्व या यौगिक किसी दूसरे तत्व को अलग कर देता है और नए तत्व का या नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और द्विविस्थापन क्या हुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक अपने आयन आदान प्रदान कर नए पदार्थ का या नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। उत्तर विस्थापन का क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक किसी दूसरे तत्व को अलग कर देता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। जब अभिक्रिया करेगी दोनों तो Zn क्या होगा, Cu के साथ Zn क्या है, SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगी तो ZnSO4 बना देगी और Cu को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी, इसको हटा देगी, ठीक है, विस्थापित कर देगी, ठीक है, अलग कर देगी। तो यही होता है विस्थापन अभिक्रिया। जब दो अभिक्रिया करके, दो पदार्थ अभिक्रिया करके कोई तीसरा तत्व को या पदार्थ को अलग कर देता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा विस्थापन का, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक किसी दूसरे तत्व को अलग कर देता है, किसी दूसरे तत्व को अलग कर देता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगी और Cu को विस्थापित कर देगी, ठीक है। अब देखते हैं द्विविस्थापन किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में तत्व एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, यानी अदला बदली होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम, ठीक है, बेरियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करेगी तो NaCl अभिक्रिया कर लेगी। Na जो है, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ, ठीक है, अभिक्रिया कर लेगी, NaCl का निर्माण कर देगी और प्लस में जो ये है SO4 है वो Ba के साथ अभिक्रिया कर लेगी, बेरियम के साथ, बेरियम सल्फेट SO4 का निर्माण कर लेगी, यानी BaSO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगी। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ तत्व आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, अदला बदली हो रहा है, इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या है द्विविस्थापन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में तत्व एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या होगा कि NaCl के साथ अभिक्रिया कर लेगा और Ba बेरियम जो है वो SO4 सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट का निर्माण करेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें, इस चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने बताएं कि क्वेश्चन आंसर क्या क्या जो होता है वो सारा कुछ इसमें कवर आप लोग को करवा चुके, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी हम लोगों ने सीखा। उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखे जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, इनको भी सीखा। और साथ ही हम लोगों ने सीखा कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ठीक है, उनका समीकरण को भी हम लोगों ने सीखा। तो ये था दोस्तों इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। अगले चैप्टर में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ अगले पार्ट 3 में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है असंतुलित से, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।